नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी लखीमपुर खीरी की घटना की, जिसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया, लेकिन व्याख्याओं से तथ्य और सत्य बदल नहीं जाते हैं। गंभीर इल्जाम लगे हैं नरेंद्र मोदी की मंत्री परिषद का जो हिस्सा है, गृह राज्य मंत्री है जो मिश्रा टेनी, उनके बेटे पर समन जारी हुआ है। और जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उनके सपूत हाजिर नहीं हुए हैं। कहा गया दोनों तरफ से हिंसा हुई, कहा गया गाड़ी कोई और चला रहा था, और ये गाड़ी कोई और चला रहा था में बार बार सलमान खान वाला रूपक भी लोगों को याद आया। तो असल में लखीमपुर खीरी में हुआ क्या था? मंत्री ने एक हफ्ते पहले किसको ठीक करने की चेतावनी दी थी? घटना वाले दिन का पूरा क्या था और फील्ड पे क्या हुआ? सौरभ हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर गए थे, उन्होंने क्या देखा ग्राउंड पर? और सुप्रीम कोर्ट किस तरह की टिप्पणियां हुई, यूपी पुलिस की किस तरह की जांच हो रही है, और जो अलग अलग वीडियोज आ रहे हैं उससे किस तरह की रोशनियां पड़ रही हैं इस पूरे मामले पर, इसमें बात करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे लखनऊ थैंक से यू। जुड़ रहे हैं हमारे नमस्कार। साथ हमारे संवाददाता सौरभ। सौरभ, मैं पहली टिप्पणी आपसे चाहता हूं। आपने जमीन पर जो देखा, भाजपा के समर्थकों की किसानों की पिटाई से मौत हुई, और उससे पहले जो गाड़ियां चला रहे थे कथित तौर पर मंत्री के पुत्र और समर्थक, जिससे कुचला गया किसानों को। पहले किसानों को कुचला गया, उसके बाद आक्रोशित किसानों ने पीट पीट कर मार डाला ड्राइवर को और भाजपा समर्थकों को। एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई। आप लोग जब वहां पर पहुंचे, आपने जब प्रत्यक्षदर्शियों से बात की दोनों ही पक्षों के, तो उन्होंने क्या कहानियां सुनाई? पर दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। सबसे पहले हम लखनऊ से लखीमपुर के लिए निकले और तिकुनिया, जहां पर लोग किसान इकट्ठा हुए थे, जहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरना था। फिर वहां से करीब 2-3 किलोमीटर पास में ही बनवीरपुर गांव है, मंत्री अजय मिश्रा टेनी का। वहां पर हर साल उनका दंगल कार्यक्रम होता है 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को इस बार नहीं हुआ, 3 अक्टूबर को कार्यक्रम था। तो वहां डिप्टी सीएम को पहुंचना था और इसीलिए किसान वहां इकट्ठा हुए थे विरोध करने के लिए दिन में। बाद में रूट चेंज हो जाता है, और रूट चेंज हो जाने के बाद किसान, जैसा किसानों का दावा है उस समय का, कि हम इकट्ठा हुए थे विरोध करने के लिए हुए थे, और रूट प्लान चेंज हो जाता है। तो करीब 2:30-3 बजे के अल्ले पल्ले हम वापसी की तैयारी कर रहे थे कि कार्यक्रम अब जब डिप्टी सीएम को यहाँ से आना ही नहीं है, हमें उनका विरोध करना था, हमें उन्हें काले झंडे दिखाने थे। तो अब जब कार्यक्रम हमारा जो हम करने आए थे वो नहीं पूरा हो रहा है, तो हम वापसी की तैयारी कर रहे थे। किसानों का दावा है कि उसी बीच करीब 3 गाड़ियां, पहले थार जीप, फिर फॉर्च्यूनर और उसके बाद स्कॉर्पियो, उसमें लोग आते हैं भीड़ के बीच, क्योंकि गांव की आप सड़कें जानते हैं सिंगल रोड होती है, दोनों तरफ लोग खड़े थे, किसान खड़े थे, जो प्रोटेस्टर्स थे वो खड़े थे। उनके बीच से गाड़ी गुजरती है, एकदम से स्पीड पकड़ती है, और अंत में जो वीडियो वायरल हुआ है, जैसा कि दिख रहा है कि जीप कुछ लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है। ऐसा किसानों का दावा है। किसानों का कहना है कि हमने किसी पर लाठी या पत्थर नहीं चलाए। और बीजेपी जो दूसरा पक्ष है बीजेपी का है, वो कहता है कि गाड़ी ऐसे कोई क्यों चढ़ाएगा। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के लोग, वो ये कह रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी ने भी यही बात कही कि पहले हमारी गाड़ी पे पत्थर मारा गया, ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी चढ़ गई। दोनों को ही अपने पक्ष हैं। किसी भी निर्णय में पहुंच जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा वीडियो भी नहीं आया। और जैसे कि अजय मिश्रा टेनी का कहना है कि कोई साबित कर दे कि उनका लड़का वहां पर था, तो वो राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि जैसे जो पत्थर मारने का, लाठी चलाने का दावा है, उस पर किसानों का कहना है कि अगर हमें हिंसा करनी होती या हमें ऐसा कुछ बवाल करने के इरादे से ही हम अगर वहां आए होते, तो मात्र 2-3 किलोमीटर दूर उनका गांव था जहाँ कार्यक्रम था, और हमारे साथ तो 10,000 लोग थे, हम वहां जाके हिंसा कर सकते थे। तो हम, अगर हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, और अगर हमारा घटना हो जाने के बाद भी अगर लोगों को मारने का हमारा इच्छा होती तब भी हम जा सकते थे। अगर हमें लोगों की गाड़ियां जलानी थी, वही बवाल करना था, तब भी हम जा सकते थे, मगर फिर भी हम नहीं गए। पीटने की जहां तक बात है, तो उनका कहना था भाई कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शनरी था। हमने जितने लोगों को बचाने की कोशिश की, बचा पाए। किसानों को दावा है कि 2 लोगों को बचाकर उन्होंने पुलिस को सौंपा भी था। एक किसान का आरोप ये भी था कि एक आदमी जिसको हमने जिंदा सौंपा था, उसकी मौत कैसे हो गई, उसकी लाश कैसे बाद में जंगल में मिली, ऐसा किसानों को दावा था। तो दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे हैं। साफ कुछ भी कह पाना अभी बड़ा मुश्किल है, जैसा कि वहां बातचीत में समझ में आया मुझे। राजदीप, मेरा अगला सवाल आपसे है। लंबे अरसे से आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
दिल्ली में, दिल्ली के एस्टेब्लिशमेंट में, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में इस घटना को किस तरह से देखा जा रहा है? अपोजिशन में इस घटना के बारे में किस तरह से बात हो रही है, एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? आपने इस पे एक एडिटोरियल भी लिखा और उसके बाद एक अलग ही डिबेट भी शुरू हो गई सोशल मीडिया पे। आई वांट योर रिएक्शन ऑन दिस इंसिडेंट एंड इट्स पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। देखिए सौरभ, एक तो साफ है, ये जो घटनाक्रम जो हुई है, जो टाइमिंग इसकी है, चुनाव के 5 महीने पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव के 5 महीने पहले, स्वाभाविक है इसे एक राजनीतिक स्वरूप मिल जाता है। स्वाभाविक है कि जब 1 साल होने आया है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह की घटना होती है और वीडियो बाहर आता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। अगर यही वाकया समझ लीजिए 25 साल पहले होता, जब सोशल मीडिया नहीं थी, तो शायद वो इतना दूर नहीं पकड़ता। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आता है और जैसे वो दृश्य आ जाता है कि गाड़ी जिस तरह से लोगों के बीच जा रही है, सवाल तो उठना वाजिब था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें 2 चीजें हुई। आपने पॉलिटिकल रिएक्शन पूछा, एक तो ऑपोजिशन को मुझे लगता है एक मौका मिला है सरकार पर सवाल पूछने का, एक ऐसे समय जब लगा था कि किसान आंदोलन जो है, वो जो तूर पहले थी वो चली जा रही थी, धीमा पड़ रहा था। एक मौका मिल गया है किसानों की बात, किसानों की आइडेंटिटी जनता के सामने रखने के लिए, कि ये जो सरकार है ये इनसेंसिटिव है, संवेदनशील नहीं है जब किसानों के मामले उठते हैं। आपने सुना होगा 400-500 किसानों की मौत हुई है जबकि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है। लेकिन ये पहली बार है कि ये जो मौत की जो तस्वीर है वो जनता के सामने आई है, खास करके किसानों के सामने, देश भर में व्हाट्सएप और वीडियोस और यूट्यूब के जरिए देश भर में आई। तो ऑपोजिशन को मुझे लगता है सरकार को घेरने का, सवाल पूछने का एक मौका मिला, खास करके क्योंकि सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। पहले 48 घंटे आप देखेंगे सेंटर में किसी ने बात ही नहीं की। अजय मिश्रा कौन है, ये भी ज्यादातर एक तरह से विपक्ष के नेताओं से, विपक्ष के नेता अजय मिश्रा को टारगेट नहीं कर रहे थे, एक तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार को कर रहे थे, क्योंकि सरकार मिसिंग इन एक्शन थी। सरकार की ओर से कुछ नहीं आया। योगी सरकार ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे शुरुआत में, लेकिन हुआ कुछ नहीं था पहले 48 घंटों के लिए। वहां अजय मिश्रा अपनी बयानबाजी कर रहे थे, तो सभी नेताओं को लगा हम अगर वहां जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इनिशिएटिव ली, फिर उनको जब रोका गया तो ये नेशनल मुद्दा बन गया। एक तरह से उनको वहां रोका गया, फिर अखिलेश यादव को रोका गया। ये एक तरह, फिर ममता बनर्जी ने भी अपने 2 सांसद वहां भेजे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी हर पक्ष को लगा कि अगर हम एक तरह से वहां पहुंचे और किसानों के साथ हमारी हमदर्दी जताए, तो हम बता पाएंगे कि ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार, ये किसान विरोधी है। ये साफ हो गया, ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं ये एक तो मकसद था ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन दिखाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले हम किसानों के साथ हैं और ये सरकार जो है वो किसान विरोधी है। जहां तक सेंटर का सवाल है, देखिए अजय मिश्रा बने मंत्री जुलाई के महीने में। अब उनके खिलाफ कई मामले पहले से है। ऐसा नहीं है कि ये घटना के बाद ही सरकार को पता चला है कि अजय मिश्रा का क्या इतिहास है। उनके खिलाफ जो मर्डर, इंटिमिडेशन, थ्रेट के चार्जेस है वो 2000 से है। सरकार की बात मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी सरकार ने तय किया कि हम अब जब तक अजय मिश्रा के खिलाफ ठोस प्रमाण ना हो, हम उनका इस्तीफा नहीं लेंगे। आप देखिए ये सरकार की एक तरह से एक रणनीति रही है। मोदी सरकार ने केवल एक मंत्री को आज तक बर्खास्त किया है, वो थे एमजे अकबर, जब मीटू एलिगेशन हुआ 7 साल में। बाकियों को कैबिनेट रिशफल में बदला होगा, लेकिन उनको लगा कि हम चुनाव के पहले इस तरह से, क्योंकि विपक्ष ने इतना एग्रेसिव रुख लिया, तो मुझे लगता है सरकार ने भी तय किया कि हम इसके रिस्पॉन्स में हम भी डटे रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता सरकार इस मामले से इस समय, और आपने देखा हो जिस दिन प्रियंका गांधी का पूरा ये प्रकरण, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी इसे उठाते हैं, उस दिन प्रधानमंत्री की तस्वीर निकलती है राकेश झुनझुनवाला के साथ, जो बड़े मुंबई के इन्वेस्टर, शेयर मार्केट के इन्वेस्टर है। यानी प्रधानमंत्री एक तरह से किसी भी तरह से इस इंसिडेंट से अपना नाम ही नहीं जोड़ना चाहते। योगी जी सरकार पर जरूर दबाव पड़ा है और यही वजह है कि योगी जी सरकार को जुडिशियल इंक्वायरी की मांग जो थी उसे माननी ही पड़ी। लेकिन जहां तक अजय मिश्रा का सवाल है, उनके इस्तीफा का सवाल है,
मुझे लगता है मोदी जी सरकार ने कहा, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश का प्रॉब्लम है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। और कांग्रेस को एक मौका मिला है जहां कांग्रेस की ताकत यूपी में कम मानी जाती है, कि कम से कम उन तस्वीरों के जरिए प्रियंका गांधी वहां जाती है, इंटरव्यू देती है, उनका उनका उनकी जो एक तस्वीर, एक इमेज है, वो थोड़ी जनता के सामने तो पहुंच जाती है। कम से कम कुछ दिनों के लिए कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश के कॉन्वर्सेशन में आ जाती है। यानी कहीं ना कहीं हर पक्ष ने इसका एक अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे देखा है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। राजदीप ने राजनीतिक स्थिति बताई। पहला सवाल है योगी आदित्यनाथ की सरकार से। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये कहते हैं कि हमारा राज कानून व्यवस्था का राज, गुंडों में भय का राज। योगी आदित्यनाथ अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि गाड़ी तो पलटेंगी। अच्छी बात है, अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए। एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ आपकी पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज किया है। बयान दे रही है आईजी आके, दबिश दी जा रही है। खबरें आ रही हैं शायद नेपाल चला गया, फिर खबरें आती हैं वकीलों से संपर्क किया जा रहा है, कोर्ट में सरेंडर किया जाएगा। तो मुस्तैद उत्तर प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी इस मामले में कहां दिख रही है? क्या मंत्री के फोन को सर्विलांस पे लगाया गया? क्या मंत्री को बुला के पूछताछ की गई? या जैसा लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है पुलिस की, कोई 302 का मुजरिम फरार है तो परिवार को थाने में बिठा लो, दबाव पड़ता है। तो दबाव की जो तमाम टेक्निक है जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक इस्तेमाल करती रही है, वो टेक्निक कहाँ है? पहली बात। दूसरी बात, हरीश साल्वे को वकील तय किया, कोर्ट में उन्होंने कहा गनशॉट इंजरी नहीं है। चलिए, ये जांच का विषय है ना। और इसमें कोर्ट ने क्या कहा? क्या सिर्फ इस बिना पर आप हत्यारोपी को गिरफ्तार नहीं करेंगे या उसकी जांच नहीं करेंगे या जांच में तेजी नहीं लाएंगे? तो पहला सवाल तो सरकार के इकबाल का है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब अजय मिश्रा टेनी मंत्री बने थे, तब भी यूपी की पॉलिटिक्स में तमाम जो मोहरे थे वो इधर से उधर हुए थे, क्योंकि ब्राह्मण कोटे से दावेदार खूब थे। और कईयों को लग रहा है कि अगर अजय मिश्रा की रुखसती होगी तो शायद उनका नंबर लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सरकार को लग रहा है कि अजय मिश्रा का इस्तीफा लेंगे तो वो बैकफुट पर दिखेंगे, वो प्रकट रूप से ये एडमिट करना होगा कि हाँ हम गलत थे, तो वो भी वो उस रस्साकशी में है। ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 एक और है, किसान मरे, फिर गुस्साए किसानों ने लोगों को मारा। दोनों ही घटनाएं अपराध हैं और दोनों ही घटनाओं में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज पे कई लोगों की नजर गई और दुरुस्त गई कि लग रहा था मामला लंबा खिंचेगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर जिस तरह से तमाम नेताओं को एयरपोर्ट और दिल्ली के यूपी के बॉर्डर पर रोका गया और राकेश टिकैत की गाड़ी को जिस तरह से तमाम रास्तों में पड़ने वाले डीएम और एसपी ने एस्कॉर्ट करके सेफ पैसेज दिया, उनको पहुंचने दिया गया, उनको मैंडेट दिया गया। मुख्यमंत्री ऑफिस सूत्रों के मुताबिक उनकी बात हुई, सीधे बात हुई, उसमें कई लोगों ने इनको ये आश्वासन दिया कि आप डील करवाइए, फॉर्मूला निकालिए, मध्यस्थता करवाइए, ताकि ये आंदोलन हिंसक ना हो, शव रख के लंबे समय तक प्रदर्शन ना हो और एक बीच का रास्ता निकले। फिर यहाँ से इनके ट्रबल शूटर जाते हैं, प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, बाकायदा हम सब ने देखा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। टिकैत लगातार वो बयान भी देते हैं। देखिए, आप इसकी डाइकोटरी देखिए, एक तरफ टिकैत सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं और बयान देते हैं कि वो लकड़ी चोर टैनी, उसको हटाया जाना चाहिए। तो दोनों ही चीजें हो रही, क्योंकि टिकैत को अपनी राजनीतिक पूंजी भी बचानी है, लेकिन ये भी कहा गया कि स्ट्रिक्टली इसको कर दिया गया। और एक बार जब देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की पहली शर्त होती है, पुलिस वालों को हिदायत होती है, कभी भी पीड़ित परिवार को शव के साथ प्रदर्शन की नौबत तक ना आने दिया जाए। सड़क पे एक्सीडेंट होता है, गांव के लोग, परिवार के लोग तुरंत सड़क पे शव रख के प्रदर्शन करने लगते हैं, जैम लगने लगता है, खबर बनने लगती है। तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है घटनास्थल से शव उठे, पोस्टमार्टम हाउस जाए और उसके बाद पीड़ित को शव सौंप के और जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार हो। कानपुर की घटना हो, उसके पहले घटना हो, हाथरस में उसी जल्दबाजी में इन्होंने एक आपराधिक लापरवाही की और परिवार की सम्मति के बिना शवदाह कर दिया। तो उस मामले में कई लोगों ने कहा कि योगी सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट अपेक्षाकृत जो बाकियों का अंदाजा था कि हम पहुंचेंगे, विपक्षी लोग पहुंचेंगे, उसके मुकाबले थोड़ा स्विफ्टली कर लिया
और इसके लिए झुके भी, उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया। तो ये एक चौथा बिंदु है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। पांचवा बिंदु इसमें ये है कि क्या एक जो बीजेपी में भी एक इन्हें रस्साकशी है, क्योंकि केशव मौर्य का ये कार्यक्रम था। केशव मौर्य डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम और सीएम के बीच संबंध कैसे हैं उसमें अलग से व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश का जरा भी सक्रिय राजनीतिक परिंदा घूम फिर के ये बात जान भी लेता है, देख भी लेता है, सबको पता है। और छठवीं बात, जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि देखो भैया पता तो सबको सब है, लेकिन आप ये देखो कि हमने जल्दी से क्राइसिस मैनेज कर ली, तो अब रणनीति के तहत एक एक करके वीडियो लीक हो रहे हैं और मैंडेट को, जनमानस को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो राजदीप ने कहा और सत्य है, आज से 20 साल 30 साल पहले इस देश में जब वीडियो कैमरे इतने सर्वसुलभ नहीं थे, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी, 2-2 3-3 दिन बाद खबर लगती थी। तो मैं चाहता हूं कि इन बिंदुओं पर भी विचार हो। निखिल, चूंकि आप लगातार देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह की टिप्पणियां कर रहा है, यूपी पुलिस किस तरह के बयान आ रहे हैं, तो सब पहले मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा, फिर सौरभ और राजदीप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो सौरभ ये हुआ कि दो वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने एक मांग की थी कि एक सीबीआई को इंक्वायरी इस केस की दे दी जाए और वो एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो। ये एप्लीकेशन, ये जब चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास में गई तो बेंच की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि इसको आप एज अ पीआईएल एडमिट कर लीजिए, हम इसको सुनेंगे और वो सीजीआई की बेंच होगी, 1 नंबर कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ और ये बात बाहर आ गई कि ये सुओ मोटो है एक दिन पहले। अब सुओ मोटो जब किसी चीज का कॉग्निजेंस लिया जाता है तो आप इस तरह से उसको इन्फर करते हैं कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरेस्ट ले रही है, या जो बेंच के जो जज साहिबान हैं उन्हें ये चीज अफेक्ट करने लगी है और अब उसमें वो इंटरवीन करेंगे। तब आपको, मतलब जो आप क्राइसिस मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तब आपको उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक मैनेजमेंट है वो देखना चालू होता है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे तो आपकी टिप्पणी ठीक थी, उसके बाद जाके आईजी लखनऊ मतलब प्रेस से बात करते हुए दिख रही हैं, वो बता रही हैं कि दबिश दी रही हैं, हमने 2 लोगों को उठाया, उन्होंने 3 लोगों का नाम बताया जिसमें से 3 लोग तो मर चुके थे। इस तरह की बातें हुई और आप समन फिर भी वो समन चिपकाने तक के ही जा पाए। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया कि हम चाह रहे थे कि एज पीआईएल फाइल हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इसको सो मोटो की तरह किया है, हम इसकी हियरिंग शुरू करते हैं, लेकिन ये हम सुनेंगे पीआईएल की तरह। उन 2 वकीलों को फिर बुलाया गया कि आप अपने अपने रिप्रेजेंटेशन दीजिए। कोर्ट की सुनवाई थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर क्योंकि वो पहला दिन था, उस दिन नोटिस इशू हुए और फिर उसमें कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 8 लोगों की डेथ हुई है दोनों पक्षों से, इतना ट्रेजिक इंसिडेंट है, तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी को एक स्टेटस रिपोर्ट हमको देनी पड़ेगी और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है उसमें आपकी क्या कार्रवाई रही है, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है। अब उसके बाद से फिर ढूंढना चालू है कि अजय मिश्रा कहाँ है, अजय मिश्रा कहाँ है, माफ कीजिए उनके बेटे मोनू मिश्रा कहाँ है, मोनू मिश्रा कहाँ है। अब ये विडंबना है कि गृह राज्य मंत्री देश के, उनका बेटा फरार है। मतलब इसके अलावा अब और क्या ही कहा जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट में फिर उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट देख के उनकी कोर्ट के शब्द मैंने लिख लिए, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड जो भी आपने किया है उस पर। और उन्होंने कहा कि और फिर आप हरीश साल्वे के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। हरीश साल्वे जिस भी केस में जहां भी पहुंचते हैं उसमें समझने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है कि वो कहां से, मतलब वो कहते हैं ना, कौन चला रहा है उस खिलौने को, ठीक है। तो हरीश साल्वे पहुंचने से वो बहुत सारे डाउट लोगों के वैसे ही क्लियर हो जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अच्छा निखिल, मेरे ख्याल से हरीश साल्वे का नाम पंडोरा पेपर्स में भी आया है। वो डाइग्रेस हो जाएगा, अभी हम इसी में बात करते हैं क्योंकि अभी फिर वो बात विषयांतर होता है ना, वो अलग बात है, वो ठीक है। क्योंकि आपने छेड़ दिया है तो हरीश साल्वे, टू बी फेयर टू हिम, हरीश साल्वे एक बहुत अक्लेम्ड लॉयर हैं, कॉर्पोरेट लॉ करते हैं, मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया में कंपनीज को करते हैं, तो उनके पास में संसाधन और धन की तो कोई कमी नहीं है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। अब वो उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको लेके वो एक अखबार का इन्वेस्टिगेशन है, उस पर मैं नहीं कहूंगा। तो अब हरीश साल्वे का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें वो कह रहे हैं कि गनशॉट इंजरी नहीं है, ये ठीक है। अब उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रख ली, लेकिन इस बात, ये कोई पॉइंट नहीं है ना। आपके एफआईआर के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो तहरीर है उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि 22 सीट पर बैठे हुए थे और वहां से असला चलाते हुए गए। पुलिस का काम है कि उनको पकड़े
उनको उनके साथ में पूछताछ करे और फिर वो कोरॉबरेट करे कि भाई तहरीर जो दी गई थी उस हिसाब से मामला बन रहा है नहीं बन रहा है, चालान पेश करे कोर्ट में। और यहाँ ये मतलब वो चावल और हल्दी लेकर के घूम रहे हैं, उनके दरवाजे पे डाल के आए हैं कि नहीं साहिब आएंगे तो बताइएगा, हम थोड़ा सा मिल लेंगे। आप सौरभ आज का ट्विटर आप फॉलो करते तो एक एडीजी रैंक के अधिकारी वहां लखीमपुर में कैंप किए हुए थे कि ये मोनू मिश्रा आएंगे स्वागत के लिए। नॉर्मली ऐसे केस में, मैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे केस में एसआई रैंक का अधिकारी घसीटते हुए ले जाता है घर से या जहां भी आप मिलते हैं। तो अब इतने सीनियर अधिकारी को वहां पे होने की काहे के लिए जरूरत पड़ रही है? तो अब देखिए, अब और आगे ये देखिए, अब ये निखिल बाबू, अधिकारी का अपमान भी है, इतने सीनियर अधिकारी अगवानी के लिए पहुंचे, इसके बावजूद हत्या का आरोपी नहीं आया। और वैसे हत्या के आरोपी से याद आया, मुस्तैद उत्तर प्रदेश पुलिस और वो जिस सरकार के मातहत काम करती है, उन्होंने गोरखपुर की हत्या के आरोपी इंस्पेक्टर जगत और एक और आईपीएस फरार चल रहे हैं मणिलाल पाटीदार, उन पे भी हत्या का आरोप है। महोबा के कप्तान थे, उनको भी नहीं पकड़ पाए हैं अभी तक। बड़ी चिंताजनक चीज है, क्योंकि सौरभ आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, जब ये बात, क्योंकि पहले दिन तो यही खबर थी कि कोर्ट ने सो मोटो लिया है और उसके बाद से प्रेस भी बड़े एंटिसिपेशन में थी और शायद गवर्नमेंट भी रही होगी, क्योंकि क्लियर नहीं था कि कोर्ट में क्या होगा, ओपनिंग रिमार्क्स में क्या बोल देंगे। तब अब तब फिर प्रेस दौड़ने लगी पुलिस के पीछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो एक रिपोर्टर से मतलब आईजी लखनऊ ये कह रहे हैं कि आप मुझे दे दीजिए एविडेंस ना, आप मेरी मदद कीजिए। अब ये किस तरह की बात है? रिपोर्टर का काम क्या है? रिपोर्टर का काम ये है कि भाई एविडेंस इनको मिला या नहीं मिला वो अपनी खबर चलाएगा। आप मतलब उल्टा उसको कोच कर रहे हैं। नित्यानंद राय को मैं आपको कहूं, मैंने प्रशांत कुमार का इंटरव्यू किया जो एडीजी है, और बार बार मैंने जब सवाल पूछा, आखिर में वो गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने इसीलिए मैं इंटरव्यू नहीं देता। अब उनका कहना था, देखिए हम अप्रोप्रिएट टाइम पर कार्रवाई करते हैं, अभी हमारा दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर रखना लखीमपुर खीरी में, बाद में आप देखेंगे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल है, जब एफआईआर 302, 303, 306, 307 पर आता है तो आपको तो आपका दायित्व है क्वेश्चनिंग के लिए तो लाइए। सवाल ये उठता है कि अगर आशीष मिश्रा जो बेटा है उसको आप क्वेश्चनिंग के लिए क्यों नहीं लाए। यही बात मुझे मदन लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ के जज रहे हैं, उनका कहना था कि उनको आश्चर्य हो रहा है कि इतने दिनों में क्यों पुलिस ने उस व्यक्ति को क्वेश्चनिंग के लिए नहीं लाया, क्योंकि पहला वीडियो जो निकला था वो रविवार को निकला था, उसके बाद बाकी वीडियो निकले, यानी पहले 3-4 दिन आपने कोई ठोस कार्रवाई उन व्यक्तियों के खिलाफ नहीं की जिनका नाम एफआईआर में प्रमुख आरोपी की तरह है, जिसमें से एक मंत्री जी का बेटा है। तो विपक्ष के दो मांग हुआ करते थे तब, एक कि अजय मिश्रा इस्तीफा दे। अब ये तो नरेंद्र मोदी जी ही तय कर सकते हैं कि किस मंत्री को क्या इस्तीफा देना है, लेकिन उनके बेटे के खिलाफ क्वेश्चनिंग क्यों नहीं हो रही है, ये तो मामला लखीमपुर खीरी और उत्तर प्रदेश पुलिस का है। तो ये जो बड़ी बात है, इस वजह से विपक्ष को एक मौका मिल गया, मुझे लगता है इस पूरे मामले को एक तरह से राजनीतिक बनाना और सवाल उठाना कि जवाबदेही किसकी। मंत्री जी कहते हैं मेरा बेटा वहां नहीं है, मंत्री जी तो चले जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक में। और बिल्कुल सही कहा निखिल ने, मैं ये सवाल पूछता हूं, आपने जब अजय मिश्रा को अपने ब्राह्मण कोटे से जो आप कह रहे हैं मंत्री बनाया, आप जानते थे उनके खिलाफ क्या एलिगेशन है, लेकिन फिर भी आप गृह मंत्रालय में एमओएस बनाते हैं। यानी बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर एक ऐसे व्यक्ति के सामने आते हैं जिनके खिलाफ ये आरोप है। इसलिए मैं तो मेरा नया जो स्ट्रेट बैट वीडियो ब्लॉग यही कर रहा हूं, लखीमपुर इक्वल्स मिर्जापुर, जो अमेज़न सीरीज में मुन्ना और अखंड त्रिपाठी की बात चलती है, जिसका रोल बड़ी अच्छी तरह से आपके दोस्त पंकज त्रिपाठी ने निभाया है सौरभ जी। अब यही तो हो रहा है मिश्रा जी और मिश्रा जूनियर और सीनियर के बीच। यानी मुझे लगता है, और ये सिनेमा और रियल लाइफ में फर्क ही नहीं है, किसको बचाया जा रहा है, क्यों? अजय मिश्रा इज नॉट सम मेजर पॉलिटिकल फिगर हु नीड्स टू बी सेव्ड। ये मुझे सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया कि क्या खासियत है अजय मिश्रा की कि कोई भी सरकार का व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, ना योगी सरकार ना मोदी सरकार। ये इसका जब तक जवाब ना मिले जी राजदीप जी, इसका जवाब ये है कि कोई और वक्त होता तो अब तक राजनीतिक बल ले ली जाती, लेकिन चुनाव है और गलती से भी गलती करते नजर ना आ जाए, ये एक बड़ी चीज है। और जब हम और आप शुक्रवार की दोपहर को ये नेता रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले पे टिप्पणियां कर रहा है। हरीश साल्वे बता रहे हैं कि हाँ साहब आज तो अपीयर नहीं हुए, कल 11 बजे 9 तारीख को साहबजादे अपीयर होंगे। और कोर्ट सही पूछ रहा है
कि क्या कत्ल के हर आरोपी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस इसी तरह का धैर्य से भरा, संयम से भरा व्यवहार करती है, या जैसा निखिल ने कहा कि एक दरोगा और कांस्टेबल घसीट के लेके आते हैं। राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल श्रीवास्तव जी। राहुल जी, एक लंबे समय से, मतलब 15-20 मिनट से हम लोगों के बीच बातचीत चल रही है कि लखीमपुर खीरी के केस में किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार टालम टोल करती दिख रही है। दोनों ही तरफ के दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ मंत्री या मंत्री के पुत्र की ही जवाबदेही है। ड्राइवर भी मरा है, भाजपा समर्थक भी मरे हैं, उनको भी जिन्होंने पीटा है उनके खिलाफ भी एविडेंस जुटाए जाए, उनकी भी गिरफ्तारी हो, उनको भी सजा हो। क्योंकि कुचल गया वो एक अपराध है, लेकिन उसके बाद कोई भीड़ पीट के मार दे वो भी अपराध है। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। तो किसी को ये भ्रम ना हो, जैसे आजकल चलन चला है कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला चुन लेते हैं कि साहब ये सही कि ये सही। राहुल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आप किस तरह का असर देख रहे हैं? क्योंकि मैं कल से सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों की दलीलें भी देख रहा हूं कि ठीक है, प्रियंका पहुंच गई, रात ही में निकल पड़ी, सिक्योरिटी को भी पीछे छोड़ दिया, उनके मुख्यमंत्री भी एक एक करके आके धरना देने लगे, लेकिन अखिलेश भैया जानते थे कि इस समय स्थिति तनावपूर्ण है, इसलिए उन्हें जब रोका गया तो वो वहीं धरने पर बैठ गए और फिर इको गार्डन में चले गए। वरना वो एक बार हाथ उठा देते तो लखनऊ जाम हो जाता। और अगले दिन इसीलिए वो रणनीति के तहत 2 दिन बाद शाहजहांपुर गए, क्योंकि संदेश देना बहुत जरूरी था। तो विपक्ष में भी इस चीज को लेके हो गया है कि किसका प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, किसने कितनी देर गले लगाया, किसने हाथ जोड़े, किसने कितना मुआवजा दिया। और प्रदेश है की सरकार है वो अपने हिसाब से क्राइसिस मैनेज करने में लगी है। हाउ डू यू लुक एट इट? सौरभ, पिछले करीब 1.5 दशक से जब उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना होती है तो मैं इस चीज को बहुत ध्यान नहीं देता कि, यानी संज्ञान नहीं लेता उतना ज्यादा कि पुलिस कैसी तफ्तीश कर रही है, सरकार की तरफ से कैसी कार्यवाही हो रही है। मैं उसमें यूजुअली ये देखने लगता हूं, एक यानी बोफोर्स का केस हुआ, उसमें कौन कौन अभियुक्त थे, किसको ढूंढना था, कहां पकड़ना था। तो चंद्रशेखर साहब जो प्रधानमंत्री थे, बने थे बाद में, उन्होंने ये कहा था कि अगर ये ढूंढ लिया जाता कि पैसा कहां था, पैसा कहां गया, तो अगर दुम पकड़ ली जाती तो चोर भी पकड़ जाता। शायद इस मामले में और तमाम हाथरस का मामला हुआ हो, सोनभद्र का मामला हुआ, तमाम मामलों में, या इतिहास के और भी मामलों में, मुख्तार अंसारी के पास एलएमजी मिलती है, तमाम मामलों को अगर इतिहास में टटोल लें, अगर आप ये पकड़ लें कि इस पे राजनीति क्या हो रही है, क्यों हो रही है या क्या हो रही है, तो शायद आपको समझ जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसा हो रहा है। और अगर आप उसी नजरिए से देखें तो राजा भैया के खिलाफ मायावती उनसे नाराज थी, तो त्वरित रेड होती हैं, डीएम एसएसपी लग करके उनके तालाब से कंकाल ढूंढ लाते हैं और AK-56 मिल जाती है, उनके खिलाफ केस लग जाता है। ये बेसिकली क्या है कि ये सब पॉलिटिकल से, ये जो इस धंधे में आए हुए हैं राजनीति में, ये दार्शनिक नहीं है जो कि अगली सदी देख रहे हैं या अगला चुनाव देख रहे हैं। अगर इसमें मैं कहूं कि इसमें 2 चीजें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इसमें पंजाब का चुनाव है। देखिए, पहला जो आपने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो क्यों कर रही है, जो ट्विटर वगैरह पे तमाम बातें आ रही। देखिए साहब, ये पहला हादसा नहीं है जहां पे आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने पहल नहीं ली और कांग्रेस पहल लेती है और उसके बाद समाजवादी पार्टी एक फॉलो अप एक्शन की तरह आती है। और मैं ये कहूंगा सौरभ कि ये डिले नहीं है, ये डेलिबरेट है। देखिए, कई जगह पे पॉलिटिक्स में लेट हो जाना या पीछे हो जाना एक आगे बढ़ जाने का पॉलिटिकल सिग्नल होता है। आप अगर इस पूरी कवायद को देखें जो पिछले 6 महीने में हुई है, समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी में एक होड़ लगी है अपर कास्ट और खासकर ब्राह्मण वोट के लिए। और अगर उस एक्सरसाइज में देखें तो मैं बड़े साफ शब्दों में कहूंगा कि यहां पे एक पोलराइजेशन होता है और एक रिवर्स पोलराइजेशन होता है। जो घटना हुई हो उसमें 2 जाति बिल्कुल धर्म साफ दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे जो जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है उस पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी तरह से अवलोकन कर रही है और आकलन कर रही है। देखिए, ये लखीमपुर खीरी का जो इलाका है, इसमें एक सदी में समुद्रगुप्त साहब के समय का जो राजा थे मौर्य,
उनके समय का एक अवशेष मिले थे एक समय पे एएसआई को, कि उनका एक अश्वमेध घोड़ा दौड़ा था और यज्ञ किया था, वो घोड़े के वहां पे पहुंचा था, वहां पे अनुष्ठान हुए थे। देखिए साहब, लखीमपुर को लेकर के तमाम लोगों ने अपने अश्वमेध के घोड़े खोल दिए हैं, लेकिन उस घोड़े खोलने में भी एक तरीका है। कांग्रेस वहां पे चन्नी साहब को ला रही है, पंजाब से कूच करने की बात कर रही है। कांग्रेस की स्थिति पंजाब में खराब है। उत्तर प्रदेश के ये जिस इलाके में घटना हुई है, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सिख हैं, और इस कारण से कांग्रेस एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है इस इलाके के अंदर आकर के, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब में। इसलिए आप देखिए कि एक मोबिलाइजेशन कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस के इस मोबिलाइजेशन में यह भी याद रखना होगा कि 40 जिले हैं, करीब 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली सेगमेंट, यानी 8 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पे करीब 70,000 के करीब, उत्तर प्रदेश में करीब 6 लाख 8 लाख सिख वोटर हैं, लेकिन बाहुल्य उनका करीब 8 लोकसभा सीटों में है, यानी 40 असेंबली सेगमेंट्स में। कांग्रेस की कोशिश वो है, लेकिन उनके खिलाफ जो एक राइवलरी जो बाकी लोग मरे हैं वो ब्राह्मण हैं। अजय मिश्रा ब्राह्मण हैं, उनके सुपुत्र चाहे कुपुत्र हो, उन्होंने, वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण वोट की लड़ाई में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पहल नहीं ले रही। बीएसपी की तरफ से क्या हुआ, किसी नेता को भेजा गया? नहीं साहब, बीएसपी कह रही है जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, बड़े बड़े सौम्य सभ्य लहजे से सिर्फ जुडिशियल प्रोब की डिमांड कर रही है। बीजेपी आकलन कर रही है, बीजेपी अजय मिश्रा के खिलाफ नहीं जा रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सौरभ। प्रॉब्लम यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर किसी जाति या धर्म से अगर कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड हो जाता है या उसके खिलाफ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, तो उसका समूह उससे नाराज नहीं होता, वो उसके खिलाफ एक्शन से नाराज होता है। विकास दुबे को लेकर के बीजेपी का ब्राह्मण वोट खराब हो रहा था। श्री प्रकाश शुक्ल के कारण एक समय पे वोट इकट्ठा हुआ करता था। ब्रजेश सिंह नाम के व्यक्ति के कारण ईस्टर्न यूपी में वोट जोड़ा जाता था। मुख्तार अंसारी के नाम पे मुस्लिम समुदाय में वोट जोड़ा जाता है, टूटता नहीं है। कोशिश यह है, चाहे भले ही उनका इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं ना कहीं ये इशारा कर दो कि हम इस मामले में गो स्लो हो रहे हैं, कोई बहुत प्रोएक्टिव होकर के हम इस केस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी लानत झेली जाएगी, थोड़ा सिख वोट का नुकसान होगा, लेकिन लार्ज स्केल पे अगर ब्राह्मण वोट है, ये उसको एक दोबारा सिग्नल देने की तैयारी हो रही है कि विकास दुबे के केस में जो हुआ था वो इस बार नहीं होगा। वही बीएसपी कर रही है, वही समाजवादी पार्टी एक कदम पीछे हटके चलते में कर रही है। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस जो है, आप हाथरस में देखिए, जिस तरह से हाथरस में प्रियंका गांधी ने पहल करी, कांग्रेस ने पहल करी, समाजवादी पार्टी ने नहीं करी। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो दलित वोट जो है, एससी का वोट, वो उत्तर प्रदेश में मिलना लगभग 0 के बराबर है। वो उस वोट के लिए क्यों लड़े, जबकि उसको उम्मीद है कि ठाकुर वोट, जहां पे दूसरी साइड के लोग जो अभियुक्त थे वो ठाकुर थे, तो वो बहुत प्रखर होकर के सामने नहीं आई। साहब क्या है कि ये लोग दार्शनिक नहीं है, मैं कह रहा हूं, ये सब राजनेता हैं, ये बुरे वक्त में भी अपना अच्छा फायदा ढूंढने की कोशिश करें। से एक छोटी बात जोड़ता हूं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं इतिहास जोड़िए। इसी तरह की घटना होती है 16 फरवरी, एक अलग इसी तरह की अपराधीकरण घटना होती है 16 फरवरी 2002 को। क्या होता है, नीतीश कटारा, एक लड़के को डीपी यादव के बेटे विकास यादव, मुझे लगता है उनका नाम था, उनका मर्डर होता है। और तब चुनाव, उसी समय मुझे लगता है राहुल को भी याद होगा, 2002 के चुनाव के कुछ दिनों पहले ये घटना होती है, उसी समय होती है ये घटना, और डीपी यादव के बेटे का नाम निकलता है। डीपी यादव कुछ दिनों के लिए कहीं नजर नहीं आते, और मुझे लगता है राहुल के साथ हम लोग एक बिल्डिंग में थे लखनऊ में, हम स्टूडियो में, हमारा टेरेस पर स्टूडियो था। अचानक हमें फोन आता है, मुझे फोन आता है डीपी यादव का कि मैं बात करना चाहता हूं, और डीपी यादव उस समय आ जाते हैं जहां तक सब उनको ढूंढ रहे हैं, और प्रेशर है समाजवादी पार्टी पर, तो उस समय मुझे लगता है वो समाजवादी पार्टी में थे कि उनको हटाइए पार्टी से। अब देखिए, जैसे राहुल ने कहा, उस समय डीपी यादव खुलकर आते हैं हमारे शो पर और कहते हैं अपने बेटे का बचाव करते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर हम अपराधीकरण को भी राजनीतिक दृष्टि, और खास करके राजनीतिक दृष्टि को जाति से जोड़कर, कि कौन, अगर वो ब्राह्मण नेता है और अपराधीकरण के उन पर कोई आरोप लगता है और चुनाव आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि उन पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे? अगर वो यादव नेता है और यादव की सरकार है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? ये क्या मतलब क्या है? इसका मैसेज क्या आप दे रहे हैं?
मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह की राजनीति अगर होती है तो फिर हमें संविधान की जरूरत ही नहीं है इस देश में। तो फिर कह दीजिए कि चुनाव के समय साम दाम दंड भेद, आप जो भी अपराध करें, अगर आप सही कास्ट कॉम्बिनेशन में फिट होते हैं तो कुछ नहीं होता है। उस समय में मुलायम सिंह बीपी यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। आज अगर आप कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मिश्रा बेटे बाप के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहती, नहीं तो राजदीप ये जी, किस तरह की? इसमें एक चीज और भी है। राहुल जी ने जो कहा वो एक घिनौना सत्य है, व्यवहारिकता कह लीजिए जिसको, राजनीति की। उन्होंने कहा सब लोग हर नुकसान में अपना फायदा देखते हैं, लेकिन ये समाज को भी सोचना होगा कि अगर ब्राह्मणों को अपना हीरो विकास दुबे नाम का हत्यारा लगता है, यदि ठाकुरों को अपना हीरो ब्रजेश सिंह नाम का गुंडा लगता है, अगर मुसलमानों को अपना हीरो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में नजर आता है, तो उनको भी ये चिंता करनी होगी और भाजपा सरकार को भी ये चिंता करनी होगी कि मैनेजमेंट के खेल में है ना, क्योंकि कोई नहीं नहीं गुंडा। नहीं नहीं, एक मिनट राजदीप जी, आप मेरी बात तो पूरी हो एक जाती मिनट है। नहीं, आप जनता को दोष मत दीजिए। आप जनता को क्यों दोष देते हैं? उम्मीदवार किसने रखा है? पार्टी ने रखा है ना। किसने मंत्री बनाया अजय मिश्रा को? जनता ने तो नहीं बनाया आप ना। पूरी बात सुनेंगे। आप देखिए, मेरा ये कहना है कि जो राहुल बता रहे थे कि सरकारें इस चीज का दबाव लेती हैं, राजनीतिक दल इस चीज का दबाव लेते हैं कि अरे साहब, जैसे इन्होंने कहा कि विकास दुबे की हत्या, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि विकास दुबे की हत्या हो, एनकाउंटर, जो उसको जो कुछ भी करे, है ना, उस पर न्यायिक जांच और क्लीन चिट सब कुछ, लेकिन सरकार तो अपने अपने पक्ष रख रही है। मैंने समाज में भी ये मरमरिंग देखी है, ठीक है, इसलिए सिर्फ राजनीतिक दलों पे छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। वो तो है ही दोषी, जो सत्ता पक्ष में है वो सबसे ज्यादा दोषी है, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने अलम उठाया इस देश के संविधान का, अशोक की लाट का, सत्यमेव जयते का, उन्हें कौन बरी कर रहा है। लेकिन सत्ता दल, प्रतिपक्ष के साथ साथ वो समाज जो अपनी अपनी जाति के इन कथित नायकों के पक्ष में तर्क गढ़ लेता है, वैद की हिंसा हिंसा न भवती वाली बातें करने लगता है, उनसे भी ये सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। अभी मैं फर्रुखाबाद में था बीते दिनों, अनुपम दुबे, सैकड़ों दर्जनों मुकदमे हैं अनुपम दुबे के ऊपर, रासुका की कार्रवाई हुई, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रतिवेदन दे रहे हैं कि साहब अनुपम दुबे पिछले 1.5-2 दशक से तो शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। अगर शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, नॉन अवेलेबल वारंट में एक अपराधी प्रस्तुत नहीं होता है, विधानसभा का चुनाव लड़ लेता है, कैसे ये हो रहा है? अब उसमें कोई अपना ब्राह्मण हित देखे, कोई ब्रजेश सिंह और तमाम ऐसे ही बाहुबलियों में, गुंडों में, अपराधियों में अपने ठाकुर हित देखे, तो ये राजनीतिक दलों के साथ साथ समाज को भी सोचना चाहिए। कोई नहीं, आपकी जात का है सिर्फ इसलिए नायक नहीं हो सकता आपका। क्योंकि भाई साहब एक सिंड्रोम आ गया है हमारी राजनीति में, रॉबिन हुड, खास करके कुछ राज्यों में, कि कोई जो व्यक्ति है वहां का रॉबिन हुड, दबंग जिसे आप कहते हैं, वहां का रॉबिन हुड, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि वो लोगों की सेवा करता है। क्योंकि लोग, आज क्या हुआ है, चुनाव है वो विचारधारा नहीं लड़े जाते, चुनाव लड़े जाते हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो मेरा काम करेगा। अगर वो दबंग व्यक्ति कर पाता है मेरा काम, मुझे वो सहूलियतें देता है, मैं उनको वोट देता हूँ। इसी तरह से रिलेशनशिप हो जाते हैं। कुछ जगहों में वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल बन जाते हैं, कुछ जगहों में ब्लू कॉलर क्रिमिनल बन जाते हैं। बट ये क्रिमिनलाइजेशन जो हुआ है, जो अपराधीकरण हमारी राजनीति का हुआ है, उस पर जब तक हम रोक नहीं लगाएंगे तो हम कब तक कहेंगे नहीं। बिल्कुल। और इसमें एक बात और टिकट किसने दी? टिकट मेरे किसने, कौन देता है इनको? यही राजनीतिक दल देते हैं, यही राजनीतिक दल देते हैं। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि क्या अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने गाड़ी चलाई, जांच होगी, लेकिन हत्या का आरोप है और जांच के लिए जरूरी है कि जिस पे आरोप लगा है उसे गिरफ्तार किया जाए, उससे पूछताछ की जाए, मौके पे ले जाया जाए, साक्ष्यों के साथ और गवाहों के साथ उसका मिलान किया जाए। समय की कमी है, मैं सौरभ और राहुल जी की एक एक टिप्पणी चाहूंगा। सौरभ, मैं ये जानना चाहता हूं कि लखनऊ के पॉलिटिकल सर्कल्स में लखीमपुर खीरी की घटना और उसके बाद सत्ता और प्रतिपक्ष के नेताओं की जो बयान आए, जो गतिविधियां हुई, उस पर क्या चर्चा चल रही है लखनऊ में? बहुत सारी थ्योरियां चल रही हैं। पहली थ्योरी तो ये कि किस तरीके से योगी जो सीएम है यहाँ के, वो गोरखपुर में थे, तुरंत लौट कर आते हैं, और जो जिस तरीके से हमने क्राइसिस मैनेजमेंट, खराब क्राइसिस मैनेजमेंट देखा है पहले के कई घटनाओं में, चाहे वो मनीष गुप्ता की घटना हो, चाहे उससे पहले हाथरस वाली हो, विवेक तिवारी वाली लखनऊ वाली हो, तो लोग कहा गया कि उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट इस बार
जोर दिया। गोरखपुर से तुरंत लौटे, रात में ही पूरा मोर्चा संभाला। किस तरीके से राकेश टिकैत पहुंच जाते, मतलब मैं फील्ड पर था, वहां माहौल ऐसा था कि राकेश टिकैत को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। वो कई गाड़ियों से, 35-40 गाड़ियों से आ रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आ रहे हैं। जबकि बाद में जब मैं वहां से बाहर निकला, नेटवर्क जोन में आया, तो पता चला कि बाकायदा इंस्ट्रक्शन से, ऊपर से ऐसा सूत्रों ने भी बताया, बाकायदा इंस्ट्रक्शन थे कि उनको निकलने दिया जाए, क्योंकि अगर बैरिकेडिंग तोड़ अच्छा, के आना इसमें है देखिए कैसे मिथ बिल्डिंग होती है कि जी, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए राकेश टिकैत आ रहे थे। राकेश अरे टिकैत वहां जो हो ऐसा गए माहौल था कि बस किसी राकेश सस्ती टिकैत हिंदी जी, फिल्म के हीरो हो गए। वहां किसानों के बीच ऐसा माहौल था कि राकेश टिकैत आएंगे और सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। शांति से बैठे हुए थे। उनका कहना, जब भी उनसे मांग की बात करता है, आपकी मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप, तो कहते नहीं नहीं, नेता हमारे राकेश टिकैत हैं, वो आएंगे तब तय होगा। उससे पहले 4 राउंड की पुलिस से बातचीत हो गई, हर बार लौटा देते थे कि कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपको कह रहे हैं हम, आप जैसी जैसी आप लिख के दे रहे हैं वैसे FIR दर्ज कर लेंगे, मगर नहीं। तो कुल मिला के पहला तो हमने ये देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि ये मामला योगी आदित्यनाथ सरकार वर्सेस सिख या किसान मूवमेंट ना हो पाए। तो उसको किस तरीके से अजय मिश्रा वर्सेस वहां लोकल पॉलिटिक्स रहने दिया जाए, उस पर जोर दिया गया। किस तरीके से वहां पे राकेश टिकैत पहुंच जाते हैं और मामला 22 घंटों में सुलझ जाता। मतलब मैं अगले दिन जब वहां पहुंचा तिकोनिया, और मैंने देखा कि किसान लौट रहे हैं, और उसके बाद मेरी राकेश टिकैत से बात हुई और राकेश टिकैत ने बताया कि ये चीजें हो गई हैं, जो जो हमारी मांगे थी मान ली गई हैं। उन्होंने एक बार भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर एक भी निशाना नहीं साधा। मैंने उनसे पूछा, योगी आदित्यनाथ का ये बयान है, वो कह रहे हैं शांति और ये वो, उन्होंने कोई, मतलब नॉर्मली हम लोग राकेश टिकैत को कहते हैं कितने वो एग्रेसिव रहते हैं, तुरंत सरकार पर अटैक करते हैं, तुरंत नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, तुरंत अमित शाह पर अटैक करते हैं, पर एक बार भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार का नाम नहीं लिया उस मुद्दे पर। तो लोग, लखनऊ में तो ये भी थ्योरी चल रही है कि जो काम नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए वह यहाँ योगी ने 22 घंटे में कर दिया, क्राइसिस मैनेजमेंट शुरुआत में, ऐसा लोग यहाँ पर कह रहे हैं, ये थ्योरी उड़ा रहे हैं। अब उसका कारण ये है कि यहाँ जो प्रशांत कुमार हों या अवनीश अवस्थी हों, ये लोग पहले उस जोन में रहे हैं जहां पर टिकैत और उनका परिवार, जहां उनकी राजनीति, जहां वो लोग रहते हैं, तमाम अधिकारी, तो उनके पुराने संबंध थे, इसलिए मैनेजमेंट इजिली हो पाया। अब क्राइसिस मैनेजमेंट शुरुआत में तो अच्छा रहा, और बाद में अब जो हो रहा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष की जहां तक बात करें, तो विपक्ष में अपनी लड़ाई चल रही है, कौन आगे और कौन पीछे। अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए, प्रियंका गांधी पहुंच गई। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने अखिलेश के लिए बोला, अखिलेश ने प्रियंका गांधी पर बोला। एक, मतलब विपक्ष के बीच भी आपस में टकराव साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कौन इसका पॉलिटिकल एज ले पाता है। बाकी राहुल जी जैसा कह रहे थे, जो ब्राह्मण वाला एंगल, कि बीजेपी इसमें गो स्लो दिखाई देना चाहती है, वो नहीं चाहती कि ऐसा नजर आए कि हम बहुत एक्टिव, बहुत तेज कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और तमाम लोगों से मुझे समझ में आया, जो राहुल जी कह रहे थे, कि ये मैसेज नहीं देने देना है कि ब्राह्मणों के खिलाफ हम तेजी से एक्शन ले रहे हैं। और लोग सोशल मीडिया पे बात पूछ भी रहे हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं वो लगातार पूछ रहे हैं कि उनके समर्थन में या उनके परिवार के बीच प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव क्यों नहीं गए। आप राहुल म्यूट हैं। श्रीवास्तव जी, राहुल श्रीवास्तव जी, आपकी आखिरी टिप्पणी चाहूंगा इस पूरे प्रकरण पर। सौरभ देखिए, आप अगर इन सारे मामलातों को देख रहे हैं अगर, तो जहां नीचे से तफ्तीश शुरू होती है, वहां से ऊपर जहां कोर्ट में फैसले होते हैं, आई डू नॉट वांट टू गेट हेल्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये जो कानून का रवैया है, बड़े बड़े हरीश साल्वे जैसे बड़े वकीलों का पहुंचना और तमाम चीजें जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये बात जरूर देखनी होगी कि नीचे पहले किसी घटना में जब सब इंस्पेक्टर आईओ के रूप में पहुंचता है और वो सुप्रीम कोर्ट में आखिर में जब फैसला होता है, वहां इंसाफ हो रहा है कि जजमेंट हो रहा है। एक एक ये चीज तय हो जानी है नीचे से लेकर के ऊपर के लिए। दूसरा, ये जो ट्रेंड है कि हम किसी घटना में एक पोलराइजेशन या रिवर्स पोलराइजेशन देख लें, ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये सामाजिक डेकेडेंस है, मैं कहूंगा। इस पे सिर्फ नेताओं को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैं राजनीति से इस मामले में थोड़ा अलग तर्क रखता हूं। मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें नेताओं को आईना दिखाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी ये सोचना होगा कि क्या एम आई प्राउड ऑफ माई सो कॉल्ड रॉबिनहुड्स, क्या ये मेरे रॉबिनहुड्स हैं कि जिनके कारण मैं उनकी तमाम गलतियों को ढांक दूं क्योंकि वो मेरी जाति या मेरे धर्म के लोग हैं। और जहां तक इस समय की पॉलिटिक्स जो इस पूरे हाथ पे हो रही है, मेरे ख्याल से ये बात कही जा सकती है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं कुछ वोट चुनाव के बाजार के लिए।
राहुल जी, मैं इससे जोड़ दूं क्योंकि आपने ये तर्क रखा बहुत सही। आप सौरभ कह रहे हैं कि जनता को भी देखना चाहिए किस किस तरह के लोगों को चुनती है। सवाल यह है कि राजनीति जो है ना, ये अब पैसे का धंधा बन गया है। इट इज अ करोड़पति बिजनेस। राजदीप जी, ये सिर्फ नहीं नहीं राजनीति नहीं, की बात नहीं, आप अपने आसपास देखिए। हम जिस उत्तर प्रदेश के समाज से आते हैं, कैसे फोकलोर की तरह, लेजेंड्स की तरह इन गुंडे और अपराधियों की बात होती है। सब उनको नायकों की तरह, की फलाने समाज का नायक, ढिकाने समाज का, उसका बड़ा जलवा था, इनका बड़ा जलवा था। क्या आप चाहते हैं कि आपकी औलादें इन लोगों की तरह निकले? आप किन नायकों को चुन रहे हैं भाई? मेरा कहना है एक सौरभ में जमाने एक एक नहीं नहीं एक मिनट एक सॉरी मिनट सॉरी एक जमाने में सॉरी एक जमाने में ये जो दबंग हुआ करते थे, ये किसी बड़े नेता के असिस्टेंट हुआ करते थे या उनका काम करवाते थे चुनाव में। वो बूथ कैप्चरिंग का जमाना आपको मालूम है। वो खुद चुनाव नहीं लड़ते थे। फिर एक जमाना आ गया जहां ये खुद चुनाव लड़ने लगे। ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में, जैसे मैंने कहा, कुछ राज्यों में जो रिसोर्स रिच है वहां व्हाइट कॉलर बन जाते हैं, दूसरे राज्यों में जहां रिसोर्सेज कम है वहां ब्लू कॉलर बन जाते हैं। लेकिन जो क्रिमिनलाइजेशन हो रही है, मैं उसके लिए जनता को नहीं जिम्मेदार रखूंगा। जनता तभी जिम्मेदार रखूंगा अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होकर जनता को, अगर पॉलिटिकल पार्टीज तय करे कि हम क्रिमिनल कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देंगे, अगर तय करे, अगर कानून ऐसा बने जिसमें सख्ती से जो 25 लाख या कोई लिमिट हो किसी इलेक्शन को लड़ना है उसके बीच में ही चुनाव लड़ा जाए, तब ये सब हम बात कर सकते हैं कि जनता चलिए, इसके बावजूद। मेरा ये कहना ठीक है है। हमारा सिस्टम जो है वो इस तरह के नेताओं को आज प्रमोट करता है और इसी तरह के नेता आज नेतागिरी करते हैं। इससे आप ठीक है। हट नहीं सकते।